हेलो बच्चों, तो माई एग्ज़ाम डॉट AI चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। नीट PYQ सीरीज़ को जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, उसी में नेक्स्ट हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द वे ऑप्टिक्स। और वे ऑप्टिक्स में जो हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उन क्वेश्चंस में काफ़ी वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। कभी सेपरेशन जो है स्लिट्स के बीच का चेंज कर दिया जाता है, और कभी फ्रिंज विड्थ को चेंज कर दिया जाता है, और इंसिडेंट वेव का वेवलेंथ पूछ लिया जाता है। कभी पूरे अपरेटस को जो है वो मीडियम में सबमर्ज कर दिया जाता है, और ये पूछा जाता है कि जो हमारा फ्रिंज विड्थ है उस पर क्या इफेक्ट आने वाला है। तो उन्हीं सब केसेस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सरफेशियल हम चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे ताकि नीट एग्ज़ाम को लेकर के जो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। अब सबसे पहला जो लाइट को लेकर के हमारा डाउट आता है कि लाइट का जो नेचर होता है, वेदर इट इज़ द वेव नेचर और द पार्टिकल नेचर। तो मोटी मोटी बात बच्चों, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, आपको ये याद रखना है, जब भी लाइट स्पेस में ट्रेवल कर रही होती है बच्चों, तो ये अपना वेव नेचर शो करती है। बिकॉज जो लाइट का नेचर होता है दैट इज़ द ड्यूल नेचर ऑफ द लाइट। अब ड्यूल नेचर का मतलब क्या होता है? देखो, जो हमारा डी ब्रोगली था उसने भी ये प्रूफ किया कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट है, एक वेव एसोसिएट है, और उस वेव का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है। बट एट अ टाइम किसी भी ड्यूल नेचर में अगर हम बात कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ एक ही नेचर को वहाँ पर शो कर रहा होता है। तो अगर हम लाइट के ड्यूल नेचर की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी लाइट स्पेस में ट्रैवल कर रही होगी तो वो अपना जो नेचर शो करेगी दैट इज़ द वेव नेचर। एंड जब वो किसी मेटल के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो यहाँ पर वो अपना पार्टिकल नेचर शो करती है। इसी को अलग अलग साइंटिस्टों ने, अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से लाइट के अलग अलग नेचर को प्रूफ किया। तो सबसे पहले जो हमारा जो लाइट का वेव नेचर है, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ, जहाँ पर ये बताया गया कि लाइट अगर सुपरपोजिशन कर रही है, लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका मतलब ये जो इंटरफेरेंस फिनोमेना है दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव। वेव के केस में ही जो है इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो ऑब्टेन होता है। इसका मतलब ये बताया गया कि लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर है। लेकिन फिर इसके बाद जब अगला एक्सपेरिमेंट हुआ दैट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, कि सन से जो लाइट आ रही है वो किसी मेटल पर जब आकर के इंसिडेंट हो रही है, तो वहाँ से जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को फाइनली जो एक्सप्लेन किया दैट वाज द एल्बर्ट आइंस्टीन। एंड इसी के लिए इसको फिर बाद में नोबेल प्राइज़ यहाँ पर मिला। तो ये वाला जो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है, ये लाइट का पार्टिकल नेचर जो है वो शो कर रहा है। तो फाइनली ये चीज़ एक्सेप्ट हो गई कि लाइट का जो नेचर होता है दैट इज़ द ड्यूल नेचर। स्पेस में अगर ट्रैवल कर रही है देन इट शोज द वेव नेचर, और जब किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी देन इट विल शोज द पार्टिकल नेचर। तो यहाँ पर अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो देखो यंग डबल स्लिट जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें हमारा सबसे पहले जो नेचर, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होने के लिए जो हमारे पास में वेव है, उन दो वेव्स का कोहेरेंट सोर्स होना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर हम कोहेरेंट सोर्स की बात कर रहे होते हैं बच्चों, तो इंडिविजुअल दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज नेवर बी कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्स, जब भी अगर हम दो कोहेरेंट सोर्सेज की बात कर रहे होते हैं, तो कोहेरेंट सोर्स के लिए जो कंडीशन होती है दैट इज फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। तो यहाँ पर अगर हमें दो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने होते हैं तो हम एक ही सोर्स को यूज़ लेकर के दो डिफरेंट दो कोहेरेंट सोर्स को हम प्रोड्यूस करते हैं। इसकी अलग अलग टेक्निक होती है, बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, बाय द डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट। तो यहाँ पर YDAC के केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक पॉइंट सोर्स रखा होता है बच्चों, और आगे हम एक स्लिट लगा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर स्लिट्स में दो जो है वो होल कर देते हैं। सोर्स एक ही है, लेकिन जब हम यहाँ से देखते हैं इसको, तो हमें यहाँ पर दो इंडिविजुअल सोर्सेज S1 और S2 की तरह ये हमारे पास में एक्ट कर रहा होता है। तो लाइट जो हमारी आ रही है वो एक पर्टिकुलर सोर्स से आ रही होती है, लेकिन इट विल अपीयर कि हमारे पास में ये जो लाइट आ रही है वो दो सोर्सेज से आ रही है। बिकॉज इंटरफेरेंस के लिए जो मस्ट कंडीशन होती है दैट इज द कि यहाँ पर हमारा जो सोर्सेज है वो कोहेरेंट सोर्सेज होना मस्ट कंडीशन है।
तो इसी को यूज़ करते हुए हम आगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, जहाँ पर ये दो स्लिट्स हमारे पास में होती है, एक स्लिट हमारे पास में S1 होती है, दूसरी स्लिट S2, और यहाँ पर ये जो स्क्रीन होती है कैपिटल D डिस्टेंस पर लगी होती है। दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, यहाँ पर स्मॉल d डिस्टेंस होता है। अब मान लिया जाए कि ये किसी जगह पर जाकर के यहाँ पर दोनों का सुपरपोजिशन हुआ किसी पॉइंट P पर, तो P पॉइंट पर हो सकता है कि हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले, मिनिमम इंटेंसिटी मिले, हो सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, या हो सकता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो हमारा इंटेंसिटी होगा दैट विल बी द मैक्सिमम, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो हमारा इंटेंसिटी होता है दैट विल बी द मिनिमम। और अगर ये दोनों इंटेंसिटी हमारा यहाँ पर I1 I2 का वैल्यू अगर 0 है तो मिनिमम इंटेंसिटी हमारा 0 चला जाएगा। तो ये जो हमारे पास में यहाँ पर बनता है, उस केस में अगर हम फ्रिंज विड्थ की बात कर रहे होते हैं बच्चों, तो बीटा जो हमारा होता है दैट इज द डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे वो बोल देता है कि अगर हम ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, अगर हम इसे इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा फ्रिंज विड्थ है इस पर क्या इंपैक्ट आएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप कैपिटल डी को इंक्रीज करोगे तो फ्रिंज विड्थ हमारा डिक्रीज करेगा, इस स्मॉल डी को अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ हमारा इंक्रीज करेगा। पूरे एपरेटस को अगर हम किसी मीडियम में सबमर्ज कर देते हैं तो किसी मीडियम में सबमर्ज करने पर हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हमारा वेव इंसिडेंट हो रहा है, उसका जो वेवलेंथ है दैट वेवलेंथ विल बिकम द लैम्डा बाई म्यू। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का 1 से ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ हमारा जो है वो इनिशियल वेवलेंथ से कम हो जाएगा, और जब वेवलेंथ कम होगा तो फ्रिंज विड्थ जो है हमारा वो डिक्रीज हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दैट कैन बी रिटन एज द बीटा बाय म्यू, दैट कैन बी रिटन एज द बीटा बाय म्यू। अच्छा, एक और चीज़ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ये जो सेंटर होता है हमारा, सेंटर पर अगर दोनों सोर्स से आने वाली लाइट की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारा फेज डिफरेंस जो है वो 0 होता है, इसीलिए सेंट्रल पर जो है हमें यहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज बच्चों यहाँ पर मिल रहा होता है। तो अगर हम पोजीशन की बात कर रहे होते हैं कि यहाँ से अगर हम ब्राइट की पोजीशन की बात कर रहे होते हैं तो ब्राइट का जो पोजीशन होता है हमारा दैट इज द एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पर स्मॉल एन जो हमारा होता है दैट इज द नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो अगर हमारे पास में नंबर ऑफ फ्रिंजेस अगर हम बात कर रहे हैं ब्राइट की, अगर सेंट्रल ब्राइट की बात कर रहे होते हैं तो सेंट्रल ब्राइट के लिए स्मॉल एन का वैल्यू हमारा 0 चला जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो सेंट्रल पे हमें जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा दैट विल बी द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और n का वैल्यू जो होगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू द +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। +-1 का मतलब ये होगा अगर प्लस वैल्यूज हम ले रहे हैं इसका मतलब हम इससे ऊपर जा रहे हैं, माइनस वैल्यू ले रहे हैं इसका मतलब हम यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो y है दैट विल शोज द बेसिकली पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। वहीं अगर हम डार्क फ्रिंजेस की बात कर रहे होते हैं तो डार्क फ्रिंजेस का जो पोजीशन होता है दैट इज द 2n-1 एंड डी लैम्डा अपॉन 2d। अगेन स्मॉल n का वैल्यू जो है हमारा +-1 +-2 एंड +-3 एंड सो ऑन। प्लस अगर हम ले रहे हैं इसका मतलब जो डार्क की बात कर रहे हैं वो सेंट्रल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज सेंट्रल से नीचे आएंगे तो भी हमें ब्राइट डार्क इस तरह से मिलेगी। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये है कि हमारा जो फ्रिंज विड्थ होता है वो तो फिक्स होता है दैट इज द डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, या हम डार्क फ्रिंज के विड्थ की बात कर रहे होते हैं या ब्राइट फ्रिंज के विड्थ की बात कर रहे होते हैं, तो दोनों जो फ्रिंज का विड्थ होता है बच्चों यहाँ पर वो हमारा सेम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेशन का मैथड होता है यहाँ पे वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमसे पूछ सकता है कि पोजीशन ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ द nth डार्क फ्रिंज, तो फॉर्मूला हमारे पास में यह रहेगा। वो हमसे पूछता है फॉर ब्राइट फ्रिंज जो हमारा पार्ट डिफरेंस होता है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर हम बच्चों पार्ट डिफरेंस की बात करते हैं दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ दैट कैन बी एन लैम्डा। अगर किसी पॉइंट पर अगर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलना है उसके लिए पार्ट डिफरेंस जो होगा S1 और S2 से आने वाली रेस के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। वहीं पर अगर हम डार्क फ्रिंज के लिए बात करते हैं तो डार्क फ्रिंज के लिए जो हमारा पार्ट डिफरेंस होगा दैट डेल्टा x विल बी इक्वल्स टू n + ½ लैम्डा।
या हम इसे बोल सकते हैं 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लैम्डा। ये हमारे पास में डार्क फ्रिंज के लिए जो है पाथ डिफरेंस की कंडीशन होती है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने बात कर लिया कि ब्राइट एंड डार्क के लिए जो हमारा कंडीशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पर हमारा जो है वो सुपरपोजिशन हो रहा है, दो वेव्स हमारे पास में आ रही है, मान लिया कि पहले की जो इंटेंसिटी है उसके करस्पॉन्डिंग उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास में, जो पहली वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड A1 है और दूसरी वेव अगर हमारे पास में आ रही है उसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो रिजल्टेंट वेव का जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा उसे हम लिख सकते हैं A1² + A2² + 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई या कॉस फाई, जो कि हमारा फेज डिफरेंस है, और रूट लग जाएगा तो मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है वो इस फॉर्म में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। साथ में अगर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करते हैं, दैट इज इक्वल टू द I1 + I2 + 2√I1 I2 cos फाई। तो cos फाई का वैल्यू बच्चों अगर यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका मतलब हमें जो इंटेंसिटी मिलेगा वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। साथ में अगर हमारे पास में I1 I2 का वैल्यू इक्वल हो जाता है, दैट इज I1 = I2, या हम इसे I0 कंसिडर कर लेते हैं, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारे पास में 4I0 होगा। एक टर्म हमारे पास में होती है दैट इज कॉल्ड द फ्रिंज विजिबिलिटी। अच्छा, फ्रिंज विजिबिलिटी को लेकर के हमारे पास में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्रिंज विजिबिलिटी जो है वो क्या होता है। तो फ्रिंज विजिबिलिटी जो हमारे पास में होता है बच्चों, दैट इज द Imax - Imean टू द Imax + Imean। अगर परसेंटेज में आप लोगों से फ्रिंज विजिबिलिटी को पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, दैट इज कॉल्ड द फ्रिंज विजिबिलिटी। रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे √I1 + √I2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √I1 - √I2 होल स्क्वायर। या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं Imax टू द Imean एंड इट इज इक्वल टू द A1 + A2 होल स्क्वायर टू द A1 - A2 होल स्क्वायर। ये जो रेशियो होगा दैट इज ऑल्सो द Imax टू द Imean। तो ये जो बेसिकली यहाँ पर हमने जो छोटा सा जो टॉपिक डिस्कस किया है, बेसिकली ये इसलिए डिस्कस किया है ताकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप इजीली लगा सको। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ लेकर के जो है हमारे पास में क्वेश्चंस बनते हैं। वो बोल देता है कि पूरे एपरेटस को हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 में सबमर्ज कर दिया है, फाइनली बताओ जो हमारा फ्रिंज विड्थ है उसका क्या होगा। तो जो बीटा का फॉर्मूला होता है दैट इज d λ/d। न्यू कंडीशन में हमने जो वेवलेंथ है वो हो जाएगा हमारा d λm/d, एंड λm हमारा हो जाएगा दैट इज द λ/μ, देन इट कैन बी रिटन एज द d λ/μ into d। सो बीटा डैश विल बिकम द β/2। इसका मतलब जो नई कंडीशन होगी उसमें हमारा जो फ्रिंज विड्थ होगा वो इनिशियल का हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से जो छोटे मोटे चेंजेस हैं और उनको यूज़ लेकर के हम नए नए क्वेश्चंस बना सकते हैं और इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, और इन्हीं पे बेस हम PYQs को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हेलो बच्चों, तो हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज 2 slits in young double slit experiment have widths in the ratio 1:25. The ratio of intensities at the maximum and the minimum in the interference pattern. So यहाँ पे हमें जो I maximum to the I minimum find out करना है, and maximum intensity to the minimum intensity को हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, it is √I1 plus √I2 divided by √I1 डिफरेंस √I2 होल स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे जो इंटेंसिटीज का रेशियो दिया हुआ है बच्चों, दैट इज ये रेशियो हमें यहाँ पे दिया हुआ है I1:I2, एंड ये हमें दिया हुआ है दैट इज 1:25। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो हमारे पास रेशियो होगा दैट इज √I1 by √I2, एंड ये हो जाएगा हमारे पास में 1/5। ठीक है,
और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम रूट ओवर आई वन को अगर रूट ओवर आई टू को कॉमन ले लेते हैं तो ये रूट ओवर आई टू, और डिनोमिनेटर से भी रूट ओवर आई टू को कॉमन ले लेते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो फाइनली ये बन जाएगा हमारे पास में रूट ओवर आई वन बाई आई टू प्लस 1 प्लस 1 and it is divided by root over I1 by root over I2 minus 1 होल स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर हम जो लिख सकते हैं I मैक्सिमम टू द I मिनिमम, एंड ये हमारे पास में हो जाएगा रूट ओवर I1 बाई I2, इट इज़ 1/5, सो इट इज़ 1/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/5 माइनस 1 होल स्क्वायर। फाइनली इसको सॉल्व करते हैं तो 1/5 प्लस 1 इट इज 6/5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एंड इट इज 4/5 होल स्क्वायर। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 36 डिवाइडेड बाई 16 एंड इट इज 9/4। सो दिस रेशियो विल बी इक्वल्स टू द 9/4। सो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, इस क्वेश्चन में बोला गया है द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद द टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो n। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो I max माइनस I min टू द I max प्लस I min। बेसिकली इट इज आस्किंग फॉर द फ्रिंज विजिबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में बच्चों सिंपल सी बात है, उसने फ्रिंज विजिबिलिटी की बात की गई है, और यहाँ पर जो है वो इंटेंसिटी का रेशियो हमें दिया हुआ है, दैट इज I1 रेशियो I2 इट इज इक्वल टू द n। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, हम हमारे पास में जो I मैक्सिमम होता है ये तो हमारा होता है रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 होल स्क्वायर, एंड I मिनिमम दैट इज इक्वल टू द रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2 होल स्क्वायर। तो ये तो हमारा हो गया I मैक्स माइनस I मीन, एंड डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा इट इज रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 होल स्क्वायर माइनस, एंड इट इज रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2 होल स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल्स टू द फ्रिंज विजिबिलिटी। लेट सपोज इसे अगर हम स्मॉल f से डिनोट कर देते हैं, और ऊपर से अगर हम यहाँ पे रूट ओवर I1 को बाहर लेंगे तो ये तो बन जाएगा, या हम यहाँ से ऊपर रूट ओवर I2 को बाहर लेंगे तो स्क्वायर से बाहर आने के बाद ये तो बन जाएगा I2। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हम रूट ओवर I2 को बाहर लेंगे तो I2 बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। फाइनली इस फॉर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, that is root over I1 by I2 plus 1 whole square minus root over I1 by I2 minus 1 whole square divided by root over I1 by I2 plus 1 whole square minus root over I1 by I2 minus 1 whole square। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास में this will become the n, और फाइनली हमारे पास में हम इसे लिख सकते हैं दैट इज रूट n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस रूट n माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पर तो हमारा प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा रूट ओवर n माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमारा प्लस आएगा। तो फाइनली इसे सोल्व करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करेंगे तब दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली हमारा 1 से 1 कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा हमारा इट इज 2 रूट ओवर n ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी के केस में तो दैट इज द 2 रूट n। नाउ ए माइनस बी, सो रूट n से रूट n कैंसिल आउट, and 1 and 1 it will become the 2। सिमिलरली यहाँ पर जो है हमारे दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसे हम ओपन कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास में n प्लस 2 रूट ओवर n प्लस 1 एंड प्लस अगेन n प्लस 1 माइनस 2 रूट ओवर n।
टू रूट ओवर एन से टू रूट ओवर एन कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 1 2, तो यहाँ पर ये हो गया 4 रूट एन डिवाइडेड बाय n+1, n+n, that will become the 2n plus 2. So finally it is equals to the root n divided by 2 root n divided by n plus 1. 2 root over n divided by n plus 1. So ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे बच्चों हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर एक फिजिबिलिटी वाला जो फॉर्मूला है वो अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट स्मॉल d दैट इज इक्वल्स टू द 5 लैम्डा। साथ में बोला है वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, what would be the intensity in front of one of the slit on the screen placed at a distance d is equals to 10d। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें ये बोला गया है कि यहाँ पर हमारे पास में जो दो स्लिट्स है, एक हमारे पास में स्लिट S1 है, दूसरा स्लिट हमारे पास में यहाँ पर S2 है, और दोनों स्लिट्स के बीच का जो हमारे पास में डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू द स्मॉल d, एंड दिस स्मॉल d इट इज इक्वल्स टू द 5 लैम्डा। तो यहाँ से जो हमारा स्क्रीन है ये हमारे पास में कैपिटल D डिस्टेंस पे है, और ये कैपिटल D दैट इज इक्वल्स टू द 10 इंटू स्मॉल d, दैट कैपिटल D इज इक्वल्स टू द 10 इंटू स्मॉल d। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी जो S1 और S2 के कारण हमें मिल सकता है दैट इज इक्वल्स टू द I0, और जो इंटेंसिटी है वो हमें बताना है इस पॉइंट पर इन टर्म्स ऑफ I0। तो सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू द d/2, एंड किसी भी अगर पॉइंट पर अगर हमें यहाँ पर y डिस्टेंस की हम बात करते हैं दैट इज कैन बी रिटन एज y इज इक्वल्स टू कैपिटल D बाई स्मॉल d इनटू द डेल्टा x, वेयर डेल्टा x इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रे दैट विल रीच फ्रॉम द S1 टू द पॉइंट P एंड द रे दैट विल रीच फ्रॉम S2 टू द P, एंड दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू द डेल्टा x। सो डेल्टा x को यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा x इट इज इक्वल्स टू स्मॉल d y बाय कैपिटल D, एंड इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग अगर हम y की बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो जो y का वैल्यू होगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू द d/2। सो इट इज d/2, ये तो स्मॉल y हो गया, एंड स्मॉल d अगेन डिवाइडेड बाय कैपिटल D, एंड स्मॉल d का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू द 5 लैम्डा। So it is 5 lambda by 2 into 5 lambda divided by capital D. Capital D it is equals to the 10 into small d, that is 10 into small d, और small d का वैल्यू अगेन हमारे पास में यहाँ पे 5 लैम्डा। तो 5 लैम्डा से 5 लैम्डा तो कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट ये जो डेल्टा x हमारे पास में बन रहा है ये हो जाएगा हमारे पास में दैट इज इक्वल्स टू द लैम्डा बाई 4। तो इस पॉइंट पर जो दो वेव हमारे पास में पहुंचेगी दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू द लैम्डा बाई 4, एंड वी नो लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू द 2 पाई। सो लैम्डा बाई 4 के करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू द π/2। नाउ जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है हमारा, अब हमें यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करनी है, दैट कैन बी रिटन एज I1 plus I2 plus 2 root over I1 root over I2 and cos delta phi। तो जो फेज डिफरेंस है हमारा दैट इज इक्वल्स टू द π/2, सो cos delta phi will becomes the 0, एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो इंटेंसिटी है एट द मैक्सिमम इट इज गिवन एज द I0, एंड लेट्स सपोज यहाँ पर जो इंटेंसिटी है S1 and S2 का, लेट्स सपोज इट इज I डैश एंड इट इज ऑल्सो रिटन एज I डैश। सो I1 का वैल्यू हमारा हो जाएगा I डैश एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू द I डैश, सो इट कैन बी रिटन एज I। सो I इट इज इक्वल्स टू द 2I डैश, एंड I0 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं I0 इट इज इक्वल्स टू द 4I डैश। किसी भी जगह पर अगर हम बात करते हैं, किसी भी प्लेस पर जहां पर हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर हमारे पास में I0 इट इज इक्वल्स टू द 4I डैश। सो I डैश का वैल्यू हो जाएगा I0/4 दैट इज 2 इंटू
आई नॉट बाई 4, सो फाइनली हमें जो इंटेंसिटी मिलेगा दैट इज इक्वल टू द आई नॉट बाई 2, एंड इस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन इन मीडियम अदर देन एयर, इट इज फाउंड दैट eighth bright fringe in the medium lies where fifth dark fringe lies in air, the refractive index of the medium is nearly। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास में जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, यहाँ पे मेरे पास में पहली स्लिट है, दूसरी स्लिट, साथ में स्क्रीन जो हमारा डी डिस्टेंस पे है बच्चों, तो किसी पॉइंट पे हमें जो यहाँ पर नॉर्मल अगर हम बात करते हैं एयर की, तो एयर में जो यहाँ पर बोला गया है, देखो इट इज फाउंड एट्थ ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइज वेयर फिफ्थ डार्क फ्रिंज लाइज इन द एयर। तो अगर किसी nth डार्क फ्रिंज की बात करते हैं एयर में, देन इट इज 2n-1 बाई 2 इंटू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये हमारे पास में डार्क फ्रिंज का पोजीशन होता है। तो फिफ्थ डार्क की करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे n का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो ये जो पोजीशन होगा फिफ्थ डार्क के करस्पॉन्डिंग, इट इज 2 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल टी, एंड इट इज इक्वल टू द 9/2 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे बोला गया है 8 ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम। तो अगर इसी एपरेटस को किसी मीडियम में अगर हम सबमर्ज कर देते हैं, तो उस केस में अगर हम 8th ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन की बात करेंगे, देन इट इज 8 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, एंड लेट सपोज जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू द म्यू, एंड दोनों जो पोजीशन यहाँ पे सेम है। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को अगर हम इक्वेट करते हैं, देन 9/2 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, एंड इट इज इक्वल टू द 8 डी लैम्डा अपॉन d mu. So d lambda upon small d will cancel out, and we can write over here the mu, it is equals to 16/9. So on solving it is 1.777, or we can say it is 1.78। तो बच्चों यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का दैट इज 1.78। सो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। हेलो बच्चों, हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन स्मॉल डी बिटवीन द स्लिट्स इज 2 mm, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट यूज्ड इज 5896 एंगस्ट्रॉम, एंड द डिस्टेंस कैपिटल D बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट इज 100 centimeter. It is found that the angular width of the fringe is 0.20 degree. To increase the fringe angular width to 0.21 degree with same lambda and capital D, the separation between the slits needs to be changed to। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास में एक YDSC एक्सपेरिमेंट है और वहां पर दो स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज गिवन द स्मॉल डी, एंड इन स्लिट से कैपिटल D डिस्टेंस पे हमारे पास में एक स्क्रीन रखा हुआ है, और साथ में बोला गया है कि किसी पर्टिकुलर केस में या इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास में जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है दैट इज गिवन एज द थीटा, एंड लेट सपोज अगर हम इस D को चेंज करते हैं, सो D को चेंज करने से फाइनल एंगुलर विड्थ जो है हमारा वो थीटा डैश हो जाता है। तो उसके लिए बताना है कि जो स्लिट विड्थ है वो फाइनली चेंज होकर के कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है हमारा जो एंगुलर विड्थ होता है दैट इज इक्वल्स टू द लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, एंड अगर स्मॉल चेंज की बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं तो फॉर स्मॉल चेंज हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई थीटा, इट इज इक्वल्स टू माइनस, or we can write for the small change delta theta by theta, it is equals to minus delta D by small d। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा जो हमारा होगा
डेल्टा थीटा इट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डी बाय स्मॉल डी इंटू थीटा। एक्चुअली हमें जो गिवन है दैट इज द इनिशियल एंगुलर विड्थ एंड फाइनल एंगुलर विड्थ। सो यहाँ पे जो हमारे पास में डेल्टा थीटा का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू द 0.01 डिग्री। एंड हमें जो फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो डेल्टा थीटा होगा दैट इज इक्वल टू 0.01 डिग्री एंड इट इज इक्वल टू माइनस एंड it is delta D divided by initial separation between the slit जो हमें दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर, ये हमारे पास में initial separation है, it is equals to the 2 mm and थीटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है that is 0.20 डिग्री। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिख सकते हैं that is delta D it is equals to the 0.01 divided by 0.20 into 2 mm and minus over here। फाइनली इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/20 into 2 mm that is equals to the minus 0.1 mm। इसका मतलब है हमारे पास में जो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स है वो डिक्रीज हो जाएगा 0.1 mm से। सो फाइनली जो हमारे पास में सेपरेशन होगा that D dash can be written as the D minus 0.1 mm and it can be written as the D it is equals to 2 mm minus 0.1 mm, so it is equals to the 1.9 mm। so ऑप्शन सेकंड जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला गया है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द लाइट ऑफ द वेवलेंथ 400 नैनोमीटर वाज यूज्ड द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा formed on the screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will be the angular width of the first maxima if the entire experiment apparatus is immersed in water? तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर जब नॉर्मली हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जो कैपिटल डी डिस्टेंस पर यहाँ पर रखा हुआ है, उस केस में जो हमारा एंगुलर विड्थ है वी नो दैट इज द लैम्डा बाई स्मॉल डी। फाइनली जब इस पूरे एपरेटस को हम बच्चों किसी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में सबमर्ज कर देते हैं, उस केस में जो हमारा एंगुलर विड्थ होगा दैट इज थीटा डैश इट इज इक्वल्स टू द लैम्डा एम बाई डी और वी कैन से द लैम्डा बाई म्यू डी, या हम ऐसा बोल सकते हैं थीटा डैश इट इज इक्वल्स टू द थीटा बाय म्यू। सो फाइनल कंडीशन में जो एंगुलर विड्थ होगा दैट इज थीटा डैश इट इज इक्वल्स टू द एंगुलर विड्थ इन इनिशियल कंडीशन दैट इज 0.2 डिग्री डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दैट इज वाटर, सो इट इज 4/3, so 3/4 into 0.2 degree and it is 3 into 2 divided by 4 into 10. So 2 will cancel the 4 on 2 time and it will become the 1.5 divided by 10. So it is 0.15 degree. So option second will be the correct answer. अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला गया है in a young double slit experiment if the separation between the coherent sources is halved, it means small d, so finally it will become the d/2 and the distance of the screen from the coherent sources is doubled. That means the separation between the slits and the screen it will become the double, so it is denoted by capital D, so finally it will become the 2D. Then the fringe width becomes, so we know very well the fringe width can be written as beta it is equals to the d lambda by small d. So in the new condition the fringe width will be written as the d dash lambda dash by small d dash. Now this capital D will become the capital 2D, lambda will not change and small d dash will become the d/2. So it can be written as 4d lambda upon small d. इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में जो फ्रिंज विड्थ होगा that will becomes the 4 times.
सो ऑप्शन सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। हेलो बच्चों, हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स 8 फ्रिंजेस इन अ सर्टेन सेगमेंट of the screen when the monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. If the wavelength of the light is changed to 400 nanometer, then the number of fringes he would observe in the same region on the screen. तो सिंपल सी बात है, यहां पर हमारे पास में एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये डिस्टेंस हमारे पास में कैपिटल डी है, ये जो सेपरेशन है स्मॉल डी है। फर्स्ट केस में अगर मैं यहाँ पर लैम्डा 1 लाइट को इंसिडेंट करता हूँ तो उस केस में मेरे पास में जो फ्रिंज विड्थ होगा दैट कैन बी रिटन एज डी लैम्डा 1 अपॉन डी। सेकेंड केस में अगर मैं लाइट जिसका वेवलेंथ लैम्डा 2 है उसे अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो फ्रिंज विड्थ हमारे पास में बीटा 2 इट इज इक्वल टू द डी लैम्डा 2 अपॉन स्मॉल डी। एक पर्टिकुलर रीजन की अगर हम बात करते हैं, जैसे इस रीजन की अगर हम बात करते हैं तो लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है दैट इज इक्वल टू द n1। तो ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर से, लेट्स सपोज इट इज y, तो y को हम यहाँ पे लिख सकते हैं y कैन बी रिटन इज द n1 इंटू बीटा 1। सिमिलरली लैम्डा 2 वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इसी पर्टिकुलर रीजन में जो नंबर ऑफ वेवलेंथ है, नंबर ऑफ जो हमारे पास में फ्रिंज विड्थ है दैट इज इक्वल टू, या हम बोल सकते हैं इसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ हमारे पास में फ्रिंजेस है दैट इज इक्वल टू द n2। सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू द n2 इंटू बीटा 2। सो n1 d lambda 1 by small d it is equals to the n2 into d lambda 2 by small d. So this capital D by small d to capital D by small d will cancel out, and n2 it is equals to n1 lambda 1 by lambda 2, and फर्स्ट केस में हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास में जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेन हो रही है दैट इज इक्वल टू द 8 करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ 600 nanometer and lambda 2 it is equals to the 400 nanometer. So 00 to 00 will cancel out, this 4 will cancel it out on 2 time, so 2 into 6 and it will become the 12. सेकेंड कंडीशन में हमें जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेन होगी फॉर द सेम रीजन दैट इज द 12, सो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है फॉर ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। पहले स्टेटमेंट के लिए बोला गया है द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट। इसका मतलब अगर हम स्क्रीन को दूर लेकर के चले जाएंगे देन कैपिटल डी विल इंक्रीज। द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन कांस्टेंट। सो एंगुलर विड्थ जो हमारा होता है दैट थीटा इट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई स्मॉल डी। सो अगर कैपिटल डी का वैल्यू सेपरेशन इंक्रीज होगा तो एंगुलर विड्थ पर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। देन इट इज सेइंग द फ्रिंज रिमेन्स, सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट सेपरेशन इज द एंगुलर सेपरेशन। तो एंगुलर सेपरेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर हम फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे देन बीटा इट इज इक्वल टू द डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। सो डी चेंज होने से यहाँ पर हमारा जो बीटा है ये चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट, हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट सेकंड के लिए बात करते हैं, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज विड्थ डिक्रीज। सो सिंपल सी बात है, अगर किसी मोनोक्रोमेटिक सोर्स को हमने चेंज किया लार्जर वेवलेंथ से, मतलब पहले कंडीशन में मेरे पास में वेवलेंथ लैम्डा है, सेकंड कंडीशन में लैम्डा डैश कर दिया, और इस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं कि जो हमारा एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगा वो अगर लैम्डा इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि थीटा भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, जो कि हमारा एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये स्टेटमेंट सेकंड है बच्चों, यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड जो है हमारा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, इट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, सो ये वाला हमारा जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू सो मच।
हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय द वाइट लाइट देन ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी इक्वल विड्थ, interference pattern will disappear, there will be a central dark fringe surrounded by a few colored fringes, there will be a central bright white surrounded by a few colored fringes। तो अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो जो हमारे पास में दो स्लिट्स होती है S1 एंड S2, यहाँ पर जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगी तो इंसिडेंट व्हाइट लाइट में हमारे पास में 7 कलर होते हैं VIB GYOR। एंड इस अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर सेंटर ब्राइट सेंटर फ्रिंज की बात करेंगे तो सेंटर पर जो है हमें सभी का यहाँ पर मैक्सिमा मिलता है। जितनी भी हमारी वेवलेंथ होती है दैट इज द 7 कलर्स हमारे होते हैं, उन सभी का यहाँ पर हमें ब्राइट जो है वो ओवरलैप हो जाएगा सेंटर पे। और जब सेंटर पे सभी कलर्स का ब्राइट जो है वो ओवरलैप होगा, दैट मीन्स द सेंटर फ्रिंज विल बी वाइट एंड ब्राइट बिकॉज इट इज मैक्सिमम and it is bright, and we know the fringe width beta, it is can be written as d lambda upon small d। that means the fringe width उसी का ज़्यादा होगा जिसका वेवलेंथ यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो वेवलेंथ का जो ऑर्डर होता है बच्चों, यहाँ पर रेड कलर का हमारा वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसका मतलब यहाँ पर वाइट जो होगा उसके बाद में हमारा फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड बियॉन्ड दिस लिमिट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयर विल बी द सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें बोला गया है टू स्लिट्स इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर 1.5 mm अपार्ट। सो स्मॉल d it is given as 1.5 mm and the screen is placed at a distance that is capital D, it is equals to the 1 meter. If the wavelength of the light used, that lambda it is equals to the 600 into 10 raised to minus 9 meter, then the fringe separation is, so we can write the fringe separation beta it is equals to the d lambda upon small d। So beta can be written as capital D, it is 1 meter, lambda it is equals to the 600 into 10 raised to minus 9, and small d it is equals to the 1.5 into 10 raised to minus 3. So it is written as the 600 divided by 1.5 into, and it is 10 raised to minus 6. फर्दर हम इसे लिख सकते हैं 600 divided by 15 into 10 raised to minus 5. So this 15 will cancel the 60 on 4 times, and 1 0 that is the 40, and this beta can be written as 4 into 10 raised to minus 4 in meter। So option 4 will be the correct answer।